हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जमरे एजुकेशन पॉइंट में। सफ़र यूं ही जारी रहेगा। ठीक, आज हम लोग लेके आ रहे हैं हेमेटोलॉजी का WBC। ठीक है, जो भी WBC से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंस है, जो थ्योरेटिकल्स है, वो सारे अभी हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, ओके। WBC जैसे हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने RBC को पूरा कंप्लीट किए, इस प्रकार हम लोग WBC को भी पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, जैसे आई होप कुछ चीज़ें इसकी बेसिक तो सभी लोग जानते हैं, बट हम पूरा एक बार उसको रिवाइज करते हैं ताकि जो फ्रेशर है, ठीक है, जिन्होंने अभी भी कॉलेज ज्वाइन करे, उनके लिए भी सारे लेक्चर बेनिफिटेड रहेंगे, वो भी ज़रूर जुड़े। तो हम शुरू से पूरा डिटेल्स उनके जो कॉन्सेप्ट है वो सभी क्लियर करेंगे। ओके, तो WBC सभी जानते हैं। वैसे तो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, ठीक। ओके, इसका एक और अलग अदर नेम होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट ओके, इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि जो फ्रेशर होते हैं, जो क्योंकि ट्वेल्थ बैच में तो इन चीज़ों को वाइट रक्त कणिका के रूप में इसको जाने जाते हैं। ठीक, ओके। तो ये क्या होता है, उन लोगों के लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब वो जैसे ही कॉलेजेस में आते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि वो डायरेक्ट कुछ लोग हिंदी मीडियम से होते हैं, इसलिए हम लोग हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों में उनको डिटेक्शन करवा रहे हैं ताकि उनको ये सारी चीज़ें, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, ये वही है जो हम लोगों ने ट्वेल्थ बैच में पढ़े हैं, वही है। क्या क्या बोलते हैं इसको, जैसे RBC को बोलते हैं हम लाल रक्त कणिकाएं, WBC को जहाँ पर बोला है व्हाइट ब्लड सेल, तो वो क्या, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, जो सेल को क्या बोलते हैं, कणिकाएं। तो ये वही वही सारी चीजें, उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, थोड़ा डीप में उसको जोड़ दिया गया है। तो एकदम से घबराना नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में जरूर करना कि आपको क्या चीजें कमेंट्स में क्या चीजें समझ में नहीं आ रही, वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो WBC को व्हाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है। हालांकि इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन जो उनका बेसिक है, जो बेसिक जो फ्रेशर उनके लिए सही रहेगा। तो उनका अदर नाम होगा ल्यूकोसाइट। अब ये WBC हमारी बॉडी में क्या काम करता है, जैसे RBC का काम हमने बताया, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो RBC का तो ऑक्सीजन को कैरी करना, न्यूट्रिशन को, हार्मोन्स को, ये सारी चीजें हम लोग पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए मैं क्या, जैसे हम लोग ब्लड पढ़े थे तो मैंने इन सभी के बारे में इसीलिए नहीं बताया, क्योंकि एक एक लेक्चर में ही पूरा हम लोग एक एक टॉपिक में एक एक लेक्चर हम पूरा कंप्लीट करेंगे, तभी तो उनके डाउट होंगे। नहीं तो हर लेक्चर में हम उन्हीं के बारे में बोलते रहेंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसीलिए WBC का हम लोग वेट कर रहे थे कि जब WBC की बारी आएगी तो भी हम लोग उसमें सारी इंफॉर्मेशन देंगे। ल्यूकोसाइट, अब जो WBC हम लोग, ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है, ओके, ये किस तरीके से दिखाई देते हैं, इसका क्या साइज होता है, क्या शेप होता है। तो ये होते हैं हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, जो वही हमारे श्वेत रक्त कणिका है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, जितनी भी हमारे अंदर जो बीमारियां होती है, तो उनको क्या करता है, ये उनसे लड़ने में हेल्प करता है। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि कोई किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो WBC बढ़ा हुआ आता है। वो सारी चीजें हम आज क्लियर करने वाले हैं। जितनी भी WBC से रिलेटेड है, वो सारी जो आपको डिफिकल्टी आ रही थी, वो सब यहाँ इसमें क्लियर हो जाएगी। किसी किसी को ये डिफिकल्टी हो रही थी कि TLC क्या है, DLC क्या है, वो सब कंफ्यूजन हो रहे थे, आज हम दोनों चीजें क्लियर कर देंगे। तो आज हम इसमें सिर्फ आज TLC डिस्कस करने वाले हैं, DLC को हम नेक्स्ट सेकेंड पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो WBC बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है, हमारे जो बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन से लड़ने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, ओके। तो क्या करता है, जैसे कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है या कोई भी जो बाहरी सब्सटेंस एंटीजन के रूप में, डायरेक्ट हम एंटीबॉडी नहीं बोल सकते इसको, ठीक है, लेकिन हम ये क्या करता है, ये रोगों से जरूर उसमें फाइट करता है, डिजीज को। एक प्रकार के इसमें कुछ सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स वगैरह, वो जैसे हम लोग हिंदी में बोलते तो फेगोसाइट्स, ठीक है, भक्षण,
जो कीटभक्षी एक प्रकार का जो आता था कीटभक्षी पौधा, जिसके ऊपर जो जैसे वो कीट बैठता था वो टप से बंद हो जाता था, उसी प्रकार अब वो क्या उसका भक्षण कर रहा है। तो ये डब्ल्यूबीसी में भी कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स होती है जिससे न्यूट्रोफिल्स तरह की, वो क्या करती है जो हमारे रक्त में जो कुछ बाहरी सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करते हैं, फेगोसाइट्स कर जाते हैं, खा जाते हैं, उनका भक्षण कर जाते हैं। तो ये इस तरीके से वो हमारे जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनको ये किल कर देते हैं, इसीलिए इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकते हैं। ओके, तो इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारी डब्ल्यूबीसी काम करती है। अब इसमें कौन कौन सी सेल्स होती है, पहले तो हम ये क्योरी कर देंगे कि डीएलसी क्या होता है, टीएलसी क्या होता है। ठीक है, अधिकतर बच्चों को ये अभी तक मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके, कॉल भी आ चुकी जब मैं डब्ल्यूबीसी, हम लोग बच्चे बोलते हैं कि सर हम डब्ल्यूबीसी पढ़ते तो है बट कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, डीएलसी क्या होता है, टीएलसी क्या होता है। तो हम आज वो सारी चीजें पूरी क्लियर कर देंगे। ठीक है, आज तो हम टीएलसी के बारे में डिस्कस करेंगे, डीएलसी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, डीएलसी। बट हम बेसिक बताते हैं इसको, इसमें डिफरेंशिएट क्या होता है। ठीक है, अब नाम से ही पता चला टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो डब्ल्यूबीसी की जितनी भी सेल्स है, खुद डब्ल्यूबीसी है, न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, इजनोफिल है, ठीक। ओके, तो जितनी भी उसकी डब्ल्यूबीसी की सेल्स है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, उनका काउंटिंग करना, नंबरिंग में काउंटिंग करना। ओके, जैसे न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, बेसोफिल, और थर्ड है हमारा आ जाएगा इओजिनोफिल। ओके, तो इनकी नंबरिंग में काउंटिंग करना होता है। ओके, इनकी नंबरिंग में काउंटिंग करने को ही हम लोग टोटल, अब ये क्या है, ये सभी जो सेल्स है वो ल्यूकोसाइट की सेल्स है। ओके, ये पूरी ल्यूकोसाइट की सेल्स होती है। इसमें और आ जाएगा हमारा मोनोसाइट, और एक हो जाएगा हमारा लिम्फोसाइट। अब मैं ये भी डिफरेंट वो कर देता हूँ। ठीक है, पूरी जो क्लियर हो जाएगा। अब इसमें भी देखो, ये जो तीन चीजें, ये तीन चीजें, ये ग्रेनुल्स वाली है। कभी कभी आता है ना उसमें ग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट, डिफरेंट उसमें होता है, तो बच्चे उसमें भी कंफ्यूजन होते हैं कि ग्रेनुलोसाइट इसमें आएगा कि इसमें आएगा। ग्रेनुलोसाइट एक अलग पिक्चर है। ओके, तो जो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, इनमें ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। ठीक है, रेसेस एकदम किसी स्किन में देखें कि इसमें कुछ पिगमेंट होते हैं, फाइबर्स होते हैं। ओके, ग्रेनुल्स टाइप के होते हैं, रेसेस वगैरह हम बोल सकते हैं, रेसे प्रेजेंट होते हैं या पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसको हम लोग ग्रेनुलोसाइट, इसमें ग्रेन्यूल्स होंगे, ग्रेनुलोसाइट। ओके, इसको हम लोग ग्रेनुलोसाइट की कैटेगरी में रखते हैं। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है ये अग्रेनुलोसाइट है, अग्रेनुलोसाइट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पूरी कंप्लीटली स्टडी करनी होती है कि ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन आएगा और अग्रेनुलोसाइट में कौन कौन आएगा। जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो ग्रेन्यूल्स में तीन चीज आएंगे हमारी, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। इनके अंदर ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर अलग ग्रेन्यूल्स देखने कितने परसेंटेज, अब इसमें परसेंटेज भी लिखा गया है। ओके, अगर इसकी बात करेंगे तो लगभग 40 से 76 या 70 या 70 से अबव भी देखने को मिलते हैं न्यूट्रोफिल्स में। परसेंटेज में हम लोग देखेंगे, यानी इसको नॉर्मल रेंज भी बोलते हैं इसकी। ओके, बेसोफिल्स की बात करेंगे तो 1 to 6। ओके, सॉरी, ये इजनोफिल है। इसके जो बेसोफिल की बात करेंगे हम लोग, ये 0 से 1, और न्यूट्रोफिल की बात करेंगे तो 1 to 6। ओके, उसी प्रकार मोनोसाइट की बात करेंगे तो मोनोसाइट और बेसोफिल सेम होता है, 0 से 1, और लिम्फोसाइट होता है 20 to 40। ठीक है, ये सारी चीजें परसेंटेज में रहेंगी। इसकी नॉर्मल रेंज भी बोल सकते हैं। ओके, न्यूट्रोफिल की, ठीक है, उसमें हालांकि ग्रेन्यूल्स इसमें 3 से 5 ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। उसके अंदर एक न्यूक्लियस के अंदर जो एक सेल दिखेगी, न्यूट्रोफिल की सेल्स दिखेगी, उसमें हमें 3 से 5 लोब, हम लोब भी बोल सकते हैं उसको,
ये सारी चीजें हम लोग डीएलसी में भी पढ़ेंगे। हालांकि हम लोग अभी टीएलसी की बात करें, नंबरिंग की बात कर रहे हैं। ओके, क्योंकि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, अब टोटल ल्यूकोसाइट क्योंकि इसमें सारी चीजें आ गई है, न्यूट्रोफिल सेल्स, बेसोफिल सेल्स, इजोफिल सेल्स, अब मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अब टीएलसी तो हमारा डब्ल्यूबीसी दो प्रकार का होता है, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में जिसके अंदर लोग होंगे, ग्रेन्यूल्स होंगे, तो ग्रेन्यूल्स इन चीजों में होगा, और अग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होगा, इसको इस कैटेगरी में रखा गया। इसकी नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो न्यूट्रोफिल 40 से 76% में होगा, एंड बेसोफिल की बात की जाए तो 0 से 1% में, इजिनोफिल की बात की जाए तो 1 से 6% में। ये वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। मोनोसाइट मोनोसाइट और हमारा बेसोफिल की जो नॉर्मल रेंज होती है वो सेम होती है, ठीक है। लिम्फोसाइट की बात करेंगे तो 20 से 40%। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप कि अभी डीएलसी और टीएलसी समझ में आ गया, सॉरी टीएलसी समझ में आ गया होगा। अब डीएलसी क्या होता है, इन्हीं चीजों की। ओके, एक बार एक हम कंप्लीट कर लेंगे कि डीएलसी में हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ, इसका फुल फॉर्म होगा डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट। इसमें क्या होगा, इसमें इसकी साइज शेप की बात होगी। ये तो नंबरिंग में होगी कि इसमें न्यूट्रोफिल का बढ़ना घटना, बेसोफिल का बढ़ना इंक्रीज डिक्रीज, इओसिनोफिल डिक्रीज, इनका सबका इंक्रीज और डिक्रीज ये नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए टोटल ल्यूकोसाइट काउंटिंग हो रही है। अब डिफरेंट इसमें क्या होगा, डिफरेंशिएट करना है इसमें इन सारी चीजों को कि न्यूट्रोफिल किस तरीका से दिख रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है घट रहा है, साइज शेप की बात करेंगे तो इनमें डिफरेंशिएट करना है कि ल्यूकोसाइट किस तरीके से दिख रहा है, किस तरीके का दिख रहा है। यहाँ पर ग्रेन्यूल्स अग्रेन्यूल्स नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें इन सभी का साइज शेप देखना होता है कि किस शेप में दिख रहा है। अगर न्यूट्रोफिल का शेप अगर बढ़ रहा तो कौन सी बीमारी होगी, क्या दिक्कत होगी, क्या प्रॉब्लम होगी। ओके, नंबर में नहीं, यहाँ पर उसके साइज और शेप में, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट ल्यूकोसाइट, ठीक है, सेल्स। अब इसमें डिफरेंशिएट देखना होता है साइज से। ओके, तो टीएलसी और डीएलसी में आयोग की इसमें डिफरेंशिएट पता चले क्या होगा। हालांकि हम डीएलसी जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम पूरा क्लियरली कर देंगे कि देखो किस तरीके से इसका साइज शेप होता है, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर दिखता है। नॉर्मल रहता तो वो किस तरीके का दिखता है, और एबनॉर्मल होगा तो वो किस तरीके से ये सारी चीजें दिखती है। आई होप हम टीएलसी को डिस्कस करते हैं। नंबर मैंने बता ही दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो चीजें नोट्स करने वाली होती है, इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, क्योंकि सारी चीजों में यही है। अब इसमें बढ़ने से क्या होता है, घटने से क्या होता है। तो जैसे अगर बढ़ रहा है, न्यूट्रोफिल अगर बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये न्यूट्रोफिलिया। ओके, अगर ये कम हो रहा है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है, यहां पर लिख देता हूं मैं, इंक्रीज होगा तो न्यूट्रोफिलिया, डिक्रीज होगा तो न्यूट्रोपेनिया। पेनिया, बस एक ही वर्ड, फिलिया और पेनिया। इंक्रीज हो रहा है तो फिलिया, डिक्रीज हो रहा है तो पेनिया। ओके, ऐसा ही सेम है, बेसोफिलिया, बेसोपेनिया, इजिनोफिलिया, इजिनोपेनिया, ठीक है। मोनोसाइट, अब इनका तो अलग है। ओके, तो इस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज। अब ये इनमें क्या डिजीज हो सकती है कि बढ़ने से क्या होता है, घटने से क्या होता है। जैसे अगर न्यूट्रोफिल बढ़ के आता है तो हम बोलते हैं कि न्यूट्रोफिल बढ़ रहा है। अब न्यूट्रोफिल क्या हुआ, इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है। तो जितने भी हमारे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है, ओके, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है उसके अंदर न्यूट्रोफिल की जो काउंटिंग होती है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। जैसे सीबीएसई में हम अगर न्यूट्रोफिल को देख रहे हैं, ओके, अगर
अगर इनका आ रहा है 96 से अब ऊपर जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। अगर उसमें डिक्रीज हो रही है, अगर न्यूट्रोफिल कम आ रही है, तो उसमें क्या हो सकता है, हमारा जो बोन मेरो होता है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ कि शॉर्ट में लिख रहा हूँ BM, तो बोन मेरो, तो उसमें भी हमारा डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब कुछ भी उसमें वेरिएशन हो सकती है। तो ये डिक्रीज कंडीशन में। इंक्रीज कंडीशन में हम तो बोल देते ना कि इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन में WBC बड़ा हुआ आता है, तो हमारा जो न्यूट्रोफिल भी क्या है, न्यूट्रोफिल का काम ही क्या है, भक्षण करना है, ठीक है, फेगोसाइट करना होता है। तो ये क्या, अब उसको जैसे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो अब उसको तो ज्यादा काम करना पड़ेगा ना। ओके, अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन की मात्रा बढ़ती है तो उसको कम करने के लिए न्यूट्रोफिल WBC क्या करेगी, बहुत सारे न्यूट्रोफिल बढ़ाएगी। तो अब न्यूट्रोफिल बढ़ेगा, इसीलिए तो उसकी जो नंबरिंग भी बढ़ी हुई आएगी, तो उसकी जो काउंटिंग में जो ऑब्वियसली बढ़ के आएगा। तो इसलिए वो अब हम रिपोर्ट में CBC में देखेंगे तो न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ आएगा। सेम अब बेसोफिली, ठीक है, बेसोफिल का क्या होता है, मैंने बताया था कि बेसोफिलिया या बेसोपेनिया, इज़िनोफिलिया, इस तरीके से हम टर्म्स यूज करते हैं, ये मेडिकल टर्म्स होते हैं। ओके, अब ये बेसोफिलिक है, ये जितने भी एलर्जिक है, ठीक है, जो क्रोनिक डिजीज होती है, हम लोग इसमें बोल सकते हैं क्रोनिक डिजीज में कुछ भी जो बॉडी में जो लंबे समय से, क्रोनिक का मतलब ये होता है लंबे समय से, एक्यूट मतलब क्या होता है, जल्दी, सडनली, कोई सडनली बीमार हो जाता है, तो हो सकता है कुछ ज्यादा मात्रा में उसके अंदर जो ऐसे फॉरेन सब्सटेंस चले गए होंगे, वो सडनली इलनेस हो जाता है, मतलब वो एक्यूट डिजीज के रूप में आएगी। वो जो लंबे समय तक जो चलती आती है उसको हम लोग क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। ओके, ये बेसोफिलिक के इंक्रीज कंडीशन की बात हो रही है। ओके, बढ़ रहा है, जब बेसोफिल बढ़ता है तो क्रोनिक इन्फेक्शन की हो जाता है। ओके, और एक चीज जैसे कि कहीं चीज स्वेलिंग आ जाती है, ओके, तो ये भी इंडिकेट करता है, जिसको हम लोग टाइटिस वर्ड यूज करते हैं। टाइटिस मतलब स्वेलिंग, ओके, जिसमें कॉन्जक्टिवाइटिस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टाइटिस जैसा टाइटिस वर्ड यूज करते हैं। ओके, तो हम ये किसको कोरिलेटेड करते हैं, या स्वेलिंग को, के अंदर कहीं ना कहीं स्वेलिंग आई है, तो उसकी कंडीशन में अगर हमें जैसे अगर फुंसी भी हो जाती है तो और वो लंबे समय तक बनी रहती है, उस कंडीशन में भी हमारा बेसोफिल इंक्रीज आएगा। ओके, इजिनोफिलिक की बात की जाए तो इजिनोफिलिक तो आपके सभी को पता ही है कि जिससे सर्दी खांसी, ऐसे नॉर्मल अगर मौसम के कारण जिसको सर्दी खांसी भी होती है तो इजिनोफिल बढ़े हुए दिखते हैं, तो हम बोल सकते हैं एलर्जिक कंडीशन में। ओके, अस्थमा, ठीक है, जिसको हम लोग दमा भी बोलते हैं, उस कंडीशन में हमारा बेसोफिलिक क्या होता है, बढ़ा हुआ आता है। एलर्जिक रिएक्शन, जितने भी हमारे एलर्जिक रिएक्शन है उस कंडीशन में हमारा इजिनोफिल बढ़ा हुआ आता है। मोनोसाइट की बात करें, मोनोसाइट भी सेम है, जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कोविड-19 के कारण अगर जैसे इस तरीके से कोई बड़ी गंभीर बीमारी होती है तो उसके अंदर भी मोनोसाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे टीबी हो गई, तो टीबी क्या हमारे बैक्टीरियल है, किसी को अगर जैसे साल्मोनेला टाइफी होते तो वो साल्मोनेला के कारण होता है, लेकिन उस जो इंटरिक जो टाइफाइड फीवर होता है उस कंडीशन में भी हमारा मोनोसाइट बढ़ा हुआ देखने को मिलते हो, जैसे टीबी वगैरह, किसी को अगर टीबी हो जाती है या कुछ गंभीर बीमारी हो जाती है उस कंडीशन में भी हमें मोनोसाइट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अगर ये सारी चीजें आप समझ जाओगे कि किस कंडीशन में, ये कंडीशन समझ जाओगे आप CBC की रिपोर्ट यूं देख लोगे। ओके, लिम्फोसाइट, अब लिम्फोसाइट क्या होता है, जैसे अगर ये भी क्रोनिक कंडीशन में ही आता है। ओके, जैसे कि लिम्फोसाइट, लिम्फ नोड, हमने कहीं देखा होगा कि हमको ज्यादा मात्रा में कहीं बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होती है, ठीक है, तो जो हमारे लिम्फ नोड होते हैं, यहाँ साइड लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है, दोनों अपर लिम्स में, लोअर लिम्स में, पेल्विक साइड में, ठीक है, तो वहां पर भी क्या होता है, हमें एक कुछ प्रकार की गठान लग जाती है,
नोटिस किया होगा, सभी को हुआ होगा। जैसे कहीं पर लग जाता है, कुछ लोहा लग जाता है या उंगली में कुछ कट जाता है या बहुत अधिक देर तक हमें पेन हो रहा है, उस कंडीशन में आपने नोटिस किया होगा कि लिम्फ हमारे बहुत ज्यादा मात्रा में पेन करते हैं। ओके, तो ये जो एक्यूट तरीका जो कुछ इंजर्ड हो जाती है, इंजरी वगैरह हो जाती है, एक्यूट इन्फ्लामेशन के रूप में भी हम लोग बोल सकते हैं, तो क्या होता है उस कंडीशन में हमारा लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ आता है। किसी को नोटिस किया होगा, किसी ने, होता है, अधिकतर सभी के साथ होता है। ओके, अब नॉर्मल रेंज तो हमने सभी की बताई दी है। एक चीज रह गई थी, डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज, जो मेन तो है। तो डब्ल्यूबीसी की हर एक बुक में अलग अलग होती है, ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो कुछ जैसे कि हमें पता था कि बीएमएलटी, डीएमएलटी, ओटी टेक्नीशियन, ये सारी चीजों के लिए जो हम बुक प्रिस्क्रिप्शन करते हैं वो गोटकर और ओची, क्योंकि इन दोनों के अलावा कोई बुक है ही नहीं। अधिकतर हम लोग यही एडवाइस करते हैं कि सबसे ज्यादा जो बेस्ट बुक होती है वो गोटकर और ओची, और हम भी उसी चीजों से कुछ चीजें उठाते हैं। ओके, और ऐसे ही जो थ्योरी तो हम वहीं से लेते हैं, एमसीक्यूज भी वही लेते हैं, जैसे उसके अकॉर्डिंग हम लोग एमसीक्यूज भी लेके आ रहे हैं। जैसे 23 का पेपर हुआ था, 24 में पेपर हुआ था, तो वही चीजें हम लोग लेके नहीं आ रहे, लेकिन उससे कोरिलेटेड कि इस बार, पिछली बार तो ये पूछा गया था, तो इस बार क्या पूछने की संभावना, शायद इस तरीके से पूछ ले। ओके, तो इस तरीके से हमें आगे की तैयारी करते रहना। जो कॉम्पिटेटिव के लिए आए उनके लिए बहुत बेनिफिटेड ये एमसीक्यूज होने वाले। ओके, तो डब्ल्यूबीसी की जो नॉर्मल रेंज होती है 4,500 से 11,500 पर क्यूबिक एमएम। ओके, इसमें कुछ वेरिएशन हो सकता है, लेकिन मोस्ट बुकों में यही पढ़ने को मिलता है। ओके, डब्ल्यूबीसी फ्लूइड की बात की जाए, जैसे अभी हमने काउंटिंग में बताया था, न्यूबर चैम्बर जब पढ़े थे पिछले क्लास लेक्चर में, तो न्यूबर चैम्बर पढ़े थे, तो किस तरीके से हम काउंटिंग करते हैं वो चीजें भी बताई थी। डब्ल्यूबीसी फ्लूइड की बात की जाए, रिएजेंट या मेथड, तो इसमें हो जाता है टक्स फ्लूइड, टक्स फ्लूइड यूज होता है। ओके, ये इससे भी पूछ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि अब इसके कंटेंट भी पूछ सकता है कि इसमें इसके क्या कंटेंट हो सकता है। ओके, जेनसन वायलेट, इसको क्रिस्टल वायलेट भी बोलते हैं, क्रिस्टल वायलेट से भी, जेनसन वायलेट या क्रिस्टल वायलेट। ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो मेन है, एसिटिक एसिड, यही क्या करता है, क्योंकि जो व्हाइट ब्लड सेल तो व्हाइट दिखती है, लेकिन बहुत सारी मात्रा में आरबीसी भी, जैसे हम स्मेयर बनाते हैं, ओके, सॉरी डाइल्यूशन में इसका जो लेते हैं, ओके, तो क्या क्या होता है, आरबीसी भी उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इससे क्वेश्चन भी बनता है, अधिकतर ऑलमोस्ट एग्जाम में आया भी हुआ है। तो जैसे आरबीसी को लाइसिस कौन करता है, तो वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये क्या होता है, आरबीसी को, ये सारे तो ये प्रिजर्वेटिव है, ये जितने भी ये क्या है, प्रिजर्वेटिव और कलर है, ये आरबीसी सॉरी डब्ल्यूबीसी को छोड़कर किसी को प्रिजर्व नहीं करेंगे या किसी को कलर नहीं करेंगे। ओके, तो ग्लिसरॉल एसिड का क्या वर्क होता है, ये क्या होता है, ये उसका न्यूक्लियस हो या प्लाज्मा हो, ओके, तो इनको ये कलर प्रोवाइड करता है, वायलेट, कोई वायलेट कलर देगा, कोई पिंक कलर देगा। तो जब हम डीएल से करेंगे तो इसमें दो कलर शो होगा, एक तो पिंक और एक ब्लू या वायलेट कलर। इसके अलावा कोई स्लाइड में दो कलर दिखते नहीं, तो ये क्या कलर करने का काम करता है, कलर और प्रिजर्व करने का। और जो ग्लेशियल एसिटिक होता है उसको प्लेटलेट और आरबीसी को हटाना होता है, ये उसको क्या कर देता है, लाइसिस कर देता है, खत्म कर देता है, हटा, हम जरूरत ही नहीं है, वो ओनली, ठीक है, डब्ल्यूबीसी को बचा के रखता है। टोल्यूडिन, टोल्यूडिन सॉल्यूशन, जैसे कि हमने बताया ये भी प्रिजर्वेटिव है, ये डब्ल्यूबीसी को सेफ रखता है, उसको कुछ इफेक्ट नहीं करते हैं। और नेक्स्ट हमारा डिस्टिल वाटर, ये हमारा क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, और जो इसका जो पूरा इसका जो रेशो होगा वो रेशो होगा 1:20। ओके,
वही हम जैसे पिपेटिंग बताई थी, WBC की पिपेट क्या मार्किंग बताई थी, से पिपेट क्या होगा, उसके जो ऊपर जो अपर पॉइंट होगा वो व्हाइट कलर का होगा, उसमें जो बीम होगा वो भी व्हाइट कलर का होगा, उसकी मार्किंग 05 से 11 तक मार्किंग बताई थी। ओके, और उसका 0.5 टू 11 तक उसकी WBC की मार्किंग होगी, और उसकी जो काउंटिंग करते हैं हम तो वो कॉर्नर में करते हैं। ठीक है, इसमें ये होंगे हमारे जो, तो ये जितने भी ये कॉर्नर है। ओके, तो दिन मैंने सिखाया था कि किस तरीके से न्यूबर चेम्बर का जो ग्राफ है वो बनाया जाता है। इस तरीके से एक हाल ही में बना लेना है फटाफट। ओके, फटाफट बना लेना, जैसे एग्जाम में अगर कोई आता है तो न्यूबर चेम्बर और ऐसी कुछ चीज़ों को नोटिस कर ही लेना है। ओके, ये तो इसको छोड़ो, इसको ये इसमें हम लोग RBC काम करते हैं, तो जितने भी कॉर्नर के चारों हैं उसमें हम लोग WBC काउंट कर लेंगे। ओके, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 64। जो लार्ज है स्क्वायर है वो 9, और इससे भी जो लार्ज होगा वो 3, और इसका जो डेप्थ होता है वो 0.1 mm। ओके, लार्ज स्क्वायर ऐसा पूछता है, लार्ज कॉर्नर स्क्वायर, लार्ज 4 कॉर्नर स्क्वायर, इसी के अंदर तो हम लोग WBC काउंट करते हैं। और WBC की कैसे, अब ऐसे ऐसे बहुत सारे उसमें माइक्रोस्कोप में देखने को मिलती है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को हमें नोटिस करना है, उन्हीं चीज़ों को काउंट करना है जो प्रॉपर घेरे में हो। एक भी अगर लाइन पे हो उसको हम लोग काउंटिंग नहीं करनी है। ओके, सिर्फ इस तरीके से जितना परफेक्ट होता है उन्हीं को काउंटिंग करनी होती है, जो बाकी चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं, जो लाइनिंग पे उनको हमें काउंटिंग नहीं करनी होती है। ओके, इसका जो रेशियो है जरूर याद रखें, 1:20, उसकी मार्किंग 0.5 टू 11। ओके, ये सारी चीज़ें भी पूछने के लिए पूछ सकता है। कोई बेसिक चीज़ें ये फ्रेशर के लिए ये वहाँ पर काम आती है, वाइवा के लिए। ओके, तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन वाइवा में याद रखना बहुत ज़रूरी होते हैं, और एग्जाम में भी अगर ये इतनी सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, हालांकि लिखना होता है हिंदी में लिख सकते हैं, अभी तो पूरा फुल हिंदी कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, तो ये बस ये सारी चीज़ें पता होना, फिर तो हम इसके बारे में लिख लेंगे कि ये हमारा ये फ्लूइड है, इसका ये इतने कंटेंट है, इस तरीके से हमें लिखना होता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जो हमारी कैलकुलेट होती है, ओके, तो कैलकुलेट में कुछ नहीं होता है इसमें, इस n मतलब नंबर 20 से कर देंगे इसमें एरिया। ओके, एरिया हमारा कितना था 9, इनटू डेप्थ कितना था हमारा, जैसे ये पूरा अगर इसको हिंदी में लिखें, ओके, ये जितनी हमने काउंट की, ओके, हम जैसे हमने उसमें चैम्बर में बताया कि इसमें वही काउंट करना है जो प्रॉपर तरीके से घेरे में हो, उसको इनटू करना 20 से, यहाँ पर आ जाएगा जो हमारा जो लार्ज, ओके, लार्ज स्क्वायर है, जैसे हम यहाँ 9 लिख रहे हैं, और हमारे जो न्यूबर चैम्बर की जो डेप्थ होती है, सॉरी जो ग्राफ की जो डेप्थ है, ओके, 0.1 हमने डेप्थ बताई थी, डेप्थ, तो वो आ जाएगी हमारे यहाँ। अब जब इसको इनटू करेंगे और जो भी निकल के आएगा उसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जितनी भी इसमें नंबर आएंगी उसको हम 50 से डिवाइडेड कर देंगे, और जो भी आएगा हमारा पर क्यूबिक सॉरी 1000 में, ठीक है, 4500 मान लो कि 46,000 आएगा, तो ये हमारी क्यूबिक एम, तो 1000 में हमारी ये रीडिंग हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होता है, हालांकि इतना नहीं है लेकिन पढ़ना होता है, इतना लिखना तो होता ही है, इसका यूज कहीं और कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ पढ़ना होता है। ओके, ठीक, अब TLC, पूरी टोटल TLC की बात की जाए तो उसके इंक्रीज होने और डिक्रीज होने से क्या क्या होता है। ओके, तो जो अगर हमारे TLC पूरी बढ़ रही है, पूरा टोटल WBC अगर बढ़ा हुआ आ रहा है, ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। ओके, एक टर्म से ल्यूकोसाइटोसिस, इसमें स्पेलिंग बहुत मायने रखती है,
ल्यूकोसाइटोसिस। अभी पिछली बार मैंने कुछ एमसीक्यूज या क्यूज डाला हुआ है, उसमें बच्चों ने सब ने गलती करी। एक क्वेश्चन था उसमें क्या था कि जो डिजीज टिश्यू की स्टडी होती है वो किस में होती है, तो सारे के सारे ने बस हिस्टोलॉजी डाल दिया, सब सारे ने हिस्टोलॉजी डाला, लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं की कि मैंने लिखा क्या है। तो उसमें हिस्टोपैथोलॉजी जुड़ेगा। ऐसे ही कुछ एक और क्वेश्चन था कि उसमें रक्त को रोकने के लिए कौन सी स्टेज होती है, तो मैंने स्पेलिंग चेंज कर दी, तो सब ने गलत टिक कर दी। स्पेलिंग बहुत मायने रखती है, सेम यही तो दिक्कत है एग्जाम में, यही हम गलती कर जाते हैं। पता सब कुछ रहता है लेकिन हम पूरे चारों ऑप्शन को अच्छे से नहीं देख पाते, उसमें स्पेलिंग तक का वेरिएशन होता है। क्योंकि देखो पढ़ा हुआ सबको पढ़ा हुआ है, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव के लिए उनके लिए बता रहे हैं कि सबने पढ़ा लिखा पूरा सिलेबस याद कर लिया, लेकिन उसमें कुछ ऐसे एरर्स आ जाती है। ओके, तो ये सारी चीजें नोटिस करनी होती है, हमें अच्छे से ध्यान देना है। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो, टाइम मिलता है। ओके, तो ये हमें गलती नहीं करनी है, स्पेलिंग को अच्छे से नोटिस कर लेना है। अब ल्यूकोसाइटोसिस, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा टीएलसी है, डब्ल्यूबीसी वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, उसको हम लोग बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। अभी किस कंडीशन में बढ़ेगी, जैसे हमने बताया दिया है, सबसे ज्यादा हमें फर्स्ट देखने को मतलब प्रेगनेंसी में। अभी देखो ये कंडीशन है, ये एक स्टेज है, लेकिन क्या कंडीशन हो सकती है, तो किस कंडीशन में, तो प्रेगनेंसी में भी बढ़ी हुई दिखेगी, ल्यूकेमिया में तो बढ़ेगी। ओके, और इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन में हम लोग दोनों जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, चाहे बैक्टीरियल हो चाहे वायरल हो, इन दोनों कंडीशन में डब्ल्यूबीसी बढ़ेगी। अब इसकी डिक्रीज की कंडीशन है, अब डिक्रीज होने से क्या, प्रेगनेंसी में भी ल्यूकोपोइसिस डब्ल्यूबीसी बढ़ के आएगा, ल्यूकेमिया भी बढ़ के आएगा, बैक्टीरियल और वायरल कुछ इन्फेक्शन हो, क्योंकि ये पूरी सेल्स के बारे में बता रहे हैं, तो वो बढ़ा हुआ आएगा। और डिक्रीज की बात करें, ठीक है, डिक्रीज की। अब तो डिक्रीज कंडीशन को क्या बोलते हैं, हमने बताया था उसमें पेनिया वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अब यहाँ पर देखो पेनिया, ल्यूको सबको पता है कि ल्यूकोकार्सिस, ठीक है, ल्यूकोपेनिया। अब यहाँ पर हमें जो जोड़ देना है एक ही चीज, पेनिया। ल्यूकोपेनिया मतलब डब्ल्यूबीसी लेस हो रही है, उसकी नॉर्मल रेंज से भी वो नीचे चले जा रही है, उसको ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। अब इसे किस कंडीशन में, जैसे बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रग्स ले लेते हैं, मेडिकेशन की कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, हो जाता है, इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो हो जाएगी कम, डिक्रीज हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी उनकी कम हो जाएगी। क्योंकि वो क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा, मेडिकेशन में एंटीबायोटिक चलेगी, बहुत लंबे समय तक मेडिकेशन चल रहा है, अब वो क्या करेगा, जो डब्ल्यूबीसी की जो बनने की जो क्षमता है, एक टाइम में तो जैसे इन्फेक्शन हुआ तब तो वो बढ़ते ही जा रही है। ओके, क्योंकि उसको इन्फेक्शन को रोकना जो है वो तो बढ़ी रही है बॉडी में, लेकिन क्या उसके अगेंस्ट में अब ऐसे कोई मेडिसिन दी जा रही है उसको, ओके, और उस इन्फेक्शन से रिलेटेड नहीं। ओके, ये किस कंडीशन में घटेगा, जो उसके रिलेटेड जो इन्फेक्शन है, मान लो कि उसको टाइफाइड हो रहा है और पैरासीटामोल दी जा रही है या अदर टेबलेट दी जा रही है, ओके, अदर एंटीबायोटिक दी जा रही है, उस कंडीशन में ल्यूकोसाइट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी नंबरिंग में भी वो लेस हो जाएगा। ओके, तो अब इसमें एक और देखने को मिलता है, ओके, जो सबसे जो इसकी डब्ल्यूबीसी जो मेन सेल्स है, इसको इजिनोफिल, ओके, तो वो भी सबसे, क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछता है, और पर्सनली उसको 5-6 नंबर में ऐसे ही रफली एग्जाम, जब मेन एग्जाम होती है उसमें 5 नंबर में पूछ लेते हैं कि एब्सोल्यूट इजिनोफिल काउंट, तो ये चीजें पूछता है, 5 नंबर में पूछता है सर।
ALQ, AC, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट eosinophil count. Okay, absolute eosinophilic count. इसकी जो नॉर्मल रेंज रहेगी वो 4 to 400 क्यूबिक पर mm में रहेगी। ओके, अब ये भी हमें ये स्पेशली जैसे अगर हम टीएलसी नहीं कर पा रहे तो ये एक कंफर्मेटरी होता है कि रियल में उसमें दिक्कत आ रही है, एलर्जी है या नहीं, क्या कुछ किसी और चीज के कारण हो रही है, उस चीज को काउंटिंग कर उस चीज को मेजरिंग करने के लिए, ओके, या ट्रीट करने के लिए हम जो डॉक्टर होता है वो उसको एब्सोल्यूट एईसी करवाने के लिए बोलता है। ओके, जैसे डीएलसी में तो टीएलसी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ओके, या उसमें कुछ उसमें वेरिएशन आ रहा है, तो ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट, जो सीबीसी का जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो इसीलिए कंफर्म करने के लिए कि इसके में वाकई इसमें इन्फेक्शन है या नहीं, तो पर्सनली एक डॉक्टर एडवाइस देता है कि एब्सोल्यूट इजोनोफिल काउंट करवा जाए। उसकी जो नॉर्मल रेंज होगी वो 4 to 400 पर क्यूबिक mm। अब इसका जो रिएजेंट होगा, ओके, इसको भी काउंटिंग करनी होती है नंबरिंग में, तो उसका जो रिएजेंट है वो है डंगस फ्लूइड, ओके, और इसका जो रेशियो रहेगा वो 1:10, और सेम काउंटिंग करेंगे इसको भी। अब यहाँ पर जो रेशियो रहेगा वही उसके हमारी काउंटिंग रहेगी, ओके, तो इसमें एरिया इंटू डेप्थ, सेम काउंटिंग होगी, नंबर इंटू 50, और जो भी रिजल्ट आएगा वो हम लोग यहाँ पर उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मान लो 36 आ गया, तो ये हमारा इसका रिजल्ट हो जाएगा। ओके, अब जैसे हमने डिस्कस किए थे कि इसके इंक्रीज और डिक्रीज कंडीशन में, तो ये नोट कर लीजिए। यहीं पर बता देते हैं, जैसे इजिनोफिल, अब उसमें क्या किसी को अस्थमा हो जाता है, तो क्या रियल में अस्थमा बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, दमा प्रकार की, जो अधिकतर एडल्ट में देखने को मिलती है, या बच्चों को भी हो जाता है, ठीक है, निमोनिया टाइप का, तो उस कंडीशन में अगर इसमें बढ़ेगा ये, तो हम क्या बोले, इजिनोफीलिया तो बोलेंगे इसको, हमने ये पहले से इसमें डिस्कस कर दिया था कि इजिनोफीलिया, इजिनोपेनिया, तो इजिनोफीलिया की कंडीशन, इजिनोफीलिया की कंडीशन में क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शन, ओके, और अस्थमा, ये सारी चीजें इसीलिए सीबीसी में डबल से रिपीट करवाई जाती है, कंफर्मेटरी होती है, ओके, तो यहाँ पर क्योंकि सीबीसी में कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो मशीन है, डाइल्यूशन के चक्कर में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसमें कुछ इन्फेक्शन जो रियल में एलर्जी हो गई है वो उतना कंफर्म नहीं होता, इसलिए इसको हम कंफर्मेटरी के सीबीसी के कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके फ्लूइड के ऊपर बन सकता है क्वेश्चन, डंगस फ्लूइड, ओके, रेशो के ऊपर बन सकता है, हालांकि अगर डिजीज के ऊपर से आएगा तो आप उसको कर लोगे, आया हो कि एलर्जी, ठीक है, ऐसा कोरिलेटेड इसका भी है, ओके, इसका भी ई है, और ई फॉर एलर्जी, ठीक है, हालांकि ई ऐसा जोड़ लो, उसको लिखेंगे हम, इसको एलर्जी लिखेंगे, लेकिन हम लोग इसको ई पढ़ लो ताकि इजिनोफीलिया और एलर्जी याद रहे, ओके। एमसीक्यूज इसमें दिए हुए हैं, ओके, जैसे आई होप कि सभी ने कर दिया होगा, ठीक है, हम बार बार एक ही चीजें बोलते हो कि कमेंट्स क्या करो, कमेंट्स क्या करो, इसमें आपका आईक्यू लेवल पता चलेगा, जैसे आप पढ़ते भी हो या सभी के आंसर सही देते तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं आ रहा है तो आपको कुछ ट्रिक मिलेगा कि नहीं यार इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट है, ओके, और जो फ्रेशर है उनके लिए भी ये एक सीखने को, अभी से कंपटीशन की तैयारी में लग जाओ, ये नहीं कि हमने
कंप्लीट कर ली 2024 में और तैयारी कर रहे 2026 में, तो ऐसा टाइम वेस्ट मत करो। अभी से जैसे अभी थ्योरी पढ़ रहे हो ऐसे एमसीक्यूज को भी लेते ही चलो, ताकि आप लोग जो पिछले लोग गलती कर चुके, लैब में काम कर रहे, बस एडमिशन मिल गया लैब में काम कर रहे, लैब में 4,500 से ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10,000 रुपये कमाओगे, वो भी पूरे 12 घंटे में। तो आप ये सारी चीज़ें भी लेके जरूर चले। ओके, ताकि आप जैसे ही 3rd ईयर हुआ एग्जाम दिया और क्लियर करो। और फ्रेशर वही जल्दी बहुत जल्दी लगते हैं, जैसे हमारे अभी जूनियर है, ठीक है, जितने भी जूनियर है बहुत ज़्यादा लग चुके हैं अभी, तो उनको क्योंकि उनका फ्रेशर रहता है, उनका माइंड एकदम फ्रेश होता है। ओबियसली किसी को डिफिकल्ट होती है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण वो उनको लैब ज्वाइन करनी होती है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। ओके, बट ये इसीलिए उनके उनके लिए स्पेशल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑनलाइन क्लासेस लेने का एक ही उद्देश्य है कि उनको सभी सब्जेक्ट उनको क्लियर हो जाएगा टॉपिक वाइज, और प्लस में उनको अभी से उनका प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो जाए। ओके, तो ये हमारा एम भी यही है। ओके, तो इसमें क्या पूछा गया कि ड्यूरिंग नॉर्मल टीएलसी द थिकनेस ऑफ बफी कोड इज अबाउट। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि जब हम ब्लड कलेक्शन करते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि वो 2 भागों में नहीं 3 भागों में डिवाइडेड होता है। एक तो प्लाज्मा और जो बीच में होता है वो बफी कोड होता है। ओके, अब मैंने उसकी रेंज नहीं बता पाई, शायद आई होप कि बताया होगा, पिछले वीडियो में डिस्कस किया होगा। ओके, तो ये बफी कोड के बारे में, तो किसी ने का आंसर तो सही किया होगा। आंसर में क्या देगा 2.5 to 3 mm, ठीक है, 1.5 to 2, 0.5 to 1 mm, 30.5 3.5 to 5 to 4 mm। ओके, तो इसका जो राइट आंसर आएगा सी, क्योंकि एक जरा सी देखो यहाँ देखने को मिल रही है, इसी के अंदर हमारा WBC और प्लेटलेट होता है, ध्यान रखियो ये भी। ओके, ये बातें ध्यान रखियो, इसमें प्लेटलेट और WBC प्रेजेंट होती है, RBC पूरी नीचे होगी, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जितने भी, वो सब सीरम प्लाज्मा में आपके होंगे। इसीलिए बायोकेमिस्ट्री के सारे टेस्ट सीरम से लगाते हैं हम लोग। ओके, और जितनी भी ये पैक्ड सेल है PCB, जिससे हम लोग काउंट किए थे, और ये जो लेयर है उसके अंदर प्लेटलेट और बफी कोड होगा, ये थोड़ी व्हाइट कलर की होगी, दिखती है थोड़ी सी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिस्टामिन हेपेरिन सिक्रेटेड बाय WBC प्ले। ओके, वो क्या रोल करते हैं, जो WBC हमारी बॉडी के अंदर हिस्टामिन है, हेपेरिन है, ठीक है, वो सिक्रेट करते हैं WBC, तो उसमें क्या उसका जो फंक्शन है, सीधा सा बोलेंगे WBC। अगर देखो ये टॉपिक घुमाया हुआ है, इसमें क्या आएगा, लेकिन जब हम इसको ऐसे समझेंगे, अधिकतर वो बोल देंगे, जैसे मैंने भी बोला था फेगोसाइट। ओके, फेगोसाइट का मतलब होता है भक्षण करना, एंटीबॉडी रिएक्शन, फाइब्रोब्लास्ट रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन। तो इसमें देखो एंटीबॉडी तो हालांकि ऑलमोस्ट बच्चों ने कट कर देंगे, फाइब्रोब्लास्ट भी कट कर देंगे, दिक्कत आ रही है इसमें फेगोसाइट, क्योंकि WBC का काम फेगोसाइट करना भी होता है, बट उसमें क्या प्ले रोल बोला है, हिस्टामिन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो हिस्टामिन क्या होता है, जैसे इजिनोफिल के बढ़ने, ठीक है, इजिनोफिल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ओके, हिस्टामिन इजिनोफिल की उनकी बात हो गई, हिस्टामिन और इसको कोरिलेटेड करता है, इजिनोफिल बोले तो सीधा एलर्जी, तो बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है विच डाइस, ओके, विच डैश इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ टक्स फ्लूइड। ठीक है, कौन सी डाइस है जो टक्स फ्लूइड बनाने में सहायता होती है, ये उपयोग किया जाता है, कार्बोक्सिल फ्यूजन, ग्लूटामिक फ्लूइड्स, मेलाचिट ग्रीन या जेंटा वायलेट। तो इसका ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हालांकि ऐसा इसको इस तरीके से भी पूछ सकता है, इजिनोफिल, ये डंगर फ्रूट हमने पढ़ा था, डंगर फ्रूट के ऊपर से भी बन सकता था, या कुछ इनमें से उल्टा भी करके भी पूछ सकता है। तो हमें तैयार रहना है, तो हम इस चीज़ को लेके, क्योंकि अधिकतर पूछा गया कि WBC का कौन सा है, इसीलिए मैंने इसको अलग से पूछा कि WBC का फ्रूट कौन सा होता है, तो ऑप्शन चेंज करके टक्स को इधर डाल सकता था, बट हम क्या करें, थोड़ा डीप में चले गए, हो सकता है 2025 आ गया तो थोड़ा डीप में चले जाए, तो हम थोड़ा डीप में चले गए। तो टक्स फ्रूट किस के कंटेंट कौन कौन है, इनमें से कौन है, बाकी तो नहीं है, एक ही इनमें से,
तो कार्बिक फ्लूचस ये हम AFB स्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं। ग्लूटामिक फ्लूट, ठीक है, ये तो है ही नहीं। मेलेचिन ग्रीक, इसका भी कोई रोल नहीं है, ये भी हमारा जो राइट आंसर आएगा जेंटा वायलेट। अभी हमने डिस्कस किया कि जेंसन वायलेट या क्रिस्टल वायलेट। ओके, फोर्थ में अब फॉल्स इन ल्यूकोसाइट काउंट इन बिलो, ठीक है, अगर ल्यूकोसाइट 4500 से भी नीचे चले जाता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ये मेन पॉइंट है। क्या बोलते हैं उसमें, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपेनिया, ठीक है, हाँ, ल्यूकोपोइसिस, ठीक है, ये ल्यूकोपोइसिस है, ल्यूकोपेनिया है और ल्यूकेमिया है। ओके, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस हमने अभी पढ़ा था कि ल्यूकोसाइटोसिस इंक्रीज कंडीशन में होगा, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। ल्यूकोपोइसिस का मतलब होता है WBC का बनना, सिंथेसिस। ओके, ऐसे हमें कोरिलेटेड बताना है। ल्यूकेमिया, ओके, ल्यूकेमिया तो ये WBC का बढ़ना, हम पढ़ चुके हैं इसमें। तो हमारा जो उस कंडीशन को पूछा गया है, अगर 4 WBC अगर कम होती है उसको क्या बोलते हैं, पेनिया। हमने जो पढ़ा था ना, बताया कि पेनिया, तो वो है ल्यूकोपेनिया। सी इज राइट आंसर। अब ये देखो, ये जो DLC का क्वेश्चन है